हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था। तो गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था थी यानी आर्थिक जीवन से संबंधित जो थे वह उसका आधार क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या क्या था। आधार हमारा यही था, कृषि था, व्यापार वाणिज्य था, और क्या था, उद्योग था। यही हमारा जो है ये आधार था, अर्थव्यवस्था का आधार था गुप्त काल में। लेकिन हम देखते हैं कि जो है कि ये सबसे पहले कि कृषि पहले देखते हैं। कृषि क्या है? कृषि देखते हैं कि आज हमारा पूरे प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जो कृषि ही एक ऐसा जो है हमारा अर्थव्यवस्था का आधार भारत का रहा है, और यह कृषि जो है ये गुप्त काल में सबसे आय होती थी। कृषि से आय अधिकतम होती थी। इसी के साथ देखते हैं कृषि के साथ जो है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, यानी कृषि का उल्लेख जो किया गया है वह किस किस ग्रंथों से मिलता है। वह अमरकोश में मिलता है, अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथों में मिलता है। और वही जो है वरामीर का जो है बृहद यानी बृहद संहिता से जो है हमारा उल्लेख मिला है अमरकोश और बृहद संहिता में। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है इसका उल्लेख के साथ साथ देखते हैं ये फसलों की सूची दिया गया है, यानी फसलों की जो सूची दिया गया है, यानी ये जो सूची है किन जो यात्रियों के द्वारा दिया गया है या किन इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। तो वेन सांग महोदय ने जो है सूची बताया है, और कालिदास दोनों जो है अपने ग्रंथों में जो है फसलों की सूची का जो है विवरण दिया है। इसी तरह देखते हैं कि जो फसलों की सूची के साथ साथ एक चावल की खेती का भी दिखाया गया है। चावल की खेती एक मगध जो है हमारा जो बोध गया है वह मगध में जो है काफी उन्नत अवस्था में थी। ये वेन सांग बताते हैं इसके बारे में, वेन सांग बताते हैं इसके बारे में। और ये जो था कि ये जो मगध में जो चावल की खेती होता था वो चावल का नाम था महासली। ये चावल का जो किस्म का नाम है, लेकिन ये सुगंधित चावल था। क्या था? सुगंधित चावल था महासली, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सब जितने भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, जितने भी कंटेंट है वह परीक्षा से संबंधित है। आप इसको नोट करते जाएंगे, एक बहुत ही सुदृढ़ सुव्यवस्थित रूप से आपकी नोट्स तैयार होगी, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं चावल की खेती के साक्ष्य के बारे में, और इसी तरह देखते हैं यहाँ पर जो है इस वेन सांग बताते हैं, क्या बताते हैं वेन सांग बताते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में जो है ईख है, यानी जो है ईख है। इसके साथ चावल का, धान का, गेहूं और धान की खेती होती थी, जो उन्नत अवस्था में थी। क्या है? जो उन्नत अवस्था में थी, बहुत ही उन्नत अवस्था में इस समय जो है उपजाया जाता था, और बेहतर स्थिति था इस समय। इसके बाद हम देखते हैं सिंचाई के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि सिंचाई जो किस माध्यम से हुआ करता था, इसमें सिंचाई के जो माध्यम जो था वो शासकों द्वारा ही व्यवस्थित किया जाता था, यानी शासकों द्वारा जो है व्यवस्था की जाती थी। और एक हम देखते हैं कि जो है इस जो ग्रंथ है स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इस अभिलेख में क्या पता चलता है कि इसमें जो है राज्यों द्वारा जो सिंचाई की कार्यों के लिए जो की गई है उसकी जानकारी मिलती है। इसमें स्कंद गुप्त के अधिकारी जो थे पर्णदत्त थे, उसके जो पुत्र है चक्रपालित है के द्वारा ही जो है सुदर्शन झील का पुनर्द्वार मिलता है। अशोक ने सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था, लेकिन इसमें जो है स्कंद गुप्त के द्वारा जो है ये सुदर्शन झील का जो है निर्माण किया गया है, यानी चक्रपालित
चक्रपालित द्वारा जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया, यानी मरम्मत करवाया गया इसका। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सिंचाई कैसे होती थी। लेकिन इसमें देखते हैं सिंचाई के साधन क्या था। सिंचाई का जो साधन जो था मुख्य रूप से जो है कुएं था और जो है अर्घट था। जो कुएं से पानी निकालने का जो प्रक्रिया थी वह कुएं और अर्घट ही थी। और हम साथ में देखते हैं कि जो यहाँ पर है बंगाल में, जिस समय ये बंगाल जो था, ये बंगाल में देखने को मिला है कि सिंचाई जो है वर्षा के जल संग्रहण करते थे। यानी बंगाल में जो है, यानी वाटर हार्वेस्टिंग जो उसको कह सकते हैं, सिंचाई के लिए जो वर्षा का जल संग्रहण करते थे। वाटर हार्वेस्टिंग इसको बोलते हैं, वर्षा का जल संग्रहण करके सिंचाई करते थे यहाँ। इसी तरह देखते हैं पश्चिम भारत, हमारे जो है गुजरात के साइड में देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं कि इसमें तालाब से सिंचाई की जो है मिलती है। तालाब से भी सिंचाई की जाती थी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में जो है देखने को मिलता है कि तालाब से भी जो है सिंचाई की जाती थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है वानभट्ट ने, आप नोट करते जाएंगे, वानभट्ट अपने ग्रंथ जो है हर्षचरित में जो लिखे हैं उसमें लिखे हैं कि गन्नों की फसलों की सिंचाई के लिए घटी यंत्र का प्रयोग करते थे। यानी गन्ने का जो खेती होती थी तो खेती में जो है घटी जो है यंत्र का प्रयोग करती थी। इस नए यंत्र के रूप में जो है चर्चा किया गया। नील की खेती होती थी। क्या हुआ? नील की खेती होती थी। इस समय बहुत ही चर्चित था। इसमें नील की खेती भी हुआ करता था। रंगों के कपड़ों को जो है रंगने के लिए जो है काफी जो है इसमें भी की जाती थी। यहाँ देखते हैं बाड़ा जो है लगाया जाता था। बाड़ा का कहने के तात्पर्य है कि चारों तरफ से जो है घेर दिया जाता था, यानी फसलों को बचाने के लिए किससे? पशुओं से जो है फसलों को बचाने के लिए बाड़ा लगाया जाता था। और इस समय हम देखते हैं कि जो है बाड़ा के साथ मिट्टी के गुण का भी निर्धारण करने की जानकारी मिलती है कि मिट्टी का गुण। इसी तरह बटाई पर खेती भी होती थी। यहाँ पर क्या थी? बटाई पर भी खेती होती है। बटाई पर खेती की जाती भी थी। साथ साथ देखते हैं कि जो इस समय जो था मजदूरी की दर कितनी थी? मजदूरी की जो है दर जो है 1/5 भाग थी। 1/5 भाग थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इस समय ऐसी व्यवस्था थी। तो इस तरह से देखते हैं कि थी। लेकिन इसमें देखते हैं कि अमरकोश में जो है अमर सिंह ने क्या किया है? अमरकोश में ग्रंथ में अमर सिंह ने जो है कितने 12 प्रकार के जो है यानी भूमि के प्रकार बताए हैं। 12 प्रकार के भूमि का विवरण दिया है। जिससे प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि जो भूमि के कौन कौन से प्रकार थे। यानी हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र के कहने का तात्पर्य हुआ खेती के लिए उपयुक्त भूमि। क्या है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि। इसी तरह क्षेत्र के बाद देखते हैं एक और जो है खील भी हम देखते हैं क्या था? पड़ी भूमि। यानी पड़ती भूमि जो सब
कुछ खेती ना किया जा हो, कभी नहीं किया हो, तो वह पड़ती हुई नहीं जोती जाने वाली भूमि को ही जो है पड़ती पड़ी भूमि यानी पड़ती भूमि को ही खील कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है वास्तु यानी वास करने योग्य, यानी रहने के लिए योग्य, निवास करने योग्य भूमि यानी जिसमें रहता हो उसे वास्तु कहते थे। और इसी तरह अप्रहत का तात्पर्य क्या हुआ कि ये पूर्ण जो है बंजर भूमि, क्या है, पूर्ण बंजर भूमि यानी कभी इस पर खेती ना किया गया हो तो वह पूर्ण बंजर भूमि जो है, या इसको कह सकते हैं हम लोग जो है जंगली भूमि भी बोल सकते हैं, इसी तरह अपराध के बाद हम देखते हैं चारागाह भी प्रकार का एक जो है हमारा इस गुप्त काल में जो है एक भूमि का प्रकार था। यानी चारागाह में पशुओं के चारा योग्य योग्य भूमि। इसी तरह एक और हम देखते हैं कि मृत्सा है, जो ये मृत्सा का कहने का तात्पर्य हुआ कि सिंचाई साधनहीन है, यानी ये सूखी हुई जो है एकदम पूरा बंजर भूमि है, सिंचाई जो है साधनहीन है, सिंचाई के लिए एकदम कोई उपयुक्त नहीं, सिंचाई साधनहीन भूमि यानी इस पर कभी खेती न कर। ये उच्च भूमि हुआ करते थे, या सूखी हुई, इसको कह सकते हैं सूखी हुई ऊंची भूमि। तो इस तरह से जो है हमारा ये भूमि का प्रकार था जो हमारा गुप्त काल में। इसी तरह अब हम देखते हैं कि व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं कि व्यापार कहाँ पर कैसे हुआ करता था। यहाँ देखते हैं कि जो है व्यापार के लिए ये व्यापार का जो था वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थल मार्ग और स्थल मार्ग से जल मार्ग से द्वारा भी जो है व्यापार किया जाता था। यानी कहने के तात्पर्य व्यापार जो हुआ करता था वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करती थी। इसमें जल मार्ग और स्थल मार्ग से व्यापार होती थी। इसमें एक और हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुआ करते थे। प्रमुख केंद्र जो है कौन कौन से व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भारत में जो है प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि ये जो देखते हैं कहाँ कहाँ, ये पेशावर, भड़ोच, मथुरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ताम्रलिप्ति भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में था। यहाँ काफी प्रमुख केंद्र भी था, हमारा ताम्रलिप्ति था। इसी तरह हम देखते हैं कि वो इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे हमारा उज्जैनी था। इसके साथ साथ देखते हैं कि उज्जैनी के साथ साथ जो था और भी जो थे, बनारस था, वाराणसी जिसको बोलते हैं, वाराणसी, इसके साथ प्रयाग, ये सब क्या है कि प्रमुख केंद्र था हमारा व्यापार का। और ये हम लोग देखते हैं कि यूपी यानी हमारा प्रयाग और वाराणसी, मथुरा, ताम्रलिप्ति है, और उज्जैनी। तो इस तरह से पेशावर जो पाकिस्तान का जो है, और भड़ोच जो है गुजरात का है। तो ये सब जितना भी हमारा क्या था, ये हमारा व्यापार का केंद्र था, यानी ये सब जो है व्यापार का केंद्र है हमारा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है ये सब व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रमुख केंद्रों में से में यही था। लेकिन अब हम देखते एक और था जो ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जो पटना भी जो है प्रमुख केंद्र था इसका। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्थल मार्ग होती थी, स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार जो हुआ करती थी उस समय जो था पश्चिमी एशिया और चीन और तिब्बत से करती थी। यानी पश्चिमी एशिया, चीन से करते थे और तिब्बत से करते थे।
यानी पश्चिमी एशिया, यानी पश्चिमी एशिया जितने भी थे, पश्चिमी एशिया में जैसे चाइना हो गया, चाइना हो गया, ये तिब्बत हो गया, तो ये सब जितना भी था ये हमारा स्थल मार्ग के द्वारा ही जो है जाया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं स्थल मार्ग। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है जल मार्ग द्वारा, जल मार्ग के द्वारा जो व्यापार हुआ करता था वह कौन कौन सा एरिया था, यानी ये मिस्र था, मिस्र, साथ साथ देखते हैं कि रोम, फारस मतलब ईरान हो गया, तो फारस हो गया, इसके साथ देखते हैं यूनान हो गया, यूनान यानी यूरोप के जितने भी सारा था, यानी भारत की ओर, यानी हमारा जो मिस्र है, यहाँ जो मिस्र जो मिस्र जो अफ्रीका में जो है, रोम है, रोम जो है हमारा पूरा रोम जो इटली के है, तो इस तरह से जो है फारस है, उसी तरह जो है यूनान का पूरा क्षेत्र है, यानी भारत, ये भरोस जो बंदरगाह था, यानी भृगु कच्छ जो था प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से सारा जो है ये व्यापार हुआ करता था। तो ये सब जो है हमारा ये व्यापार का साधन था, जल मार्ग के द्वारा हुआ करता था। इसमें हम देखते हैं कि प्रमुख आयात कौन कौन सा करते थे। भारत जो है आयात का जो वस्तुएं थी, आयात में कौन कौन से मुख्य था, यानी सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, रेशम, साथ साथ देखते हैं कि रेशम के बाद देखते हैं कपूर, खजूर, घोड़ा इत्यादि। तो ये सब क्या करते थे, जो आयात किया जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो एक निर्यात की भी वस्तुएं भी हुआ करते थे। भारत से जो निर्यात की वस्तुएं हुआ करती थी वो बहुमूल्य जो रत्न हुआ करते थे, बहुमूल्य रत्न, साथ सूती वस्त्र के साथ साथ देखते हैं कि इसमें मसाले, सुगंधित, यानी सुगंधित जो है, इसमें तेल का भी, उपटन यानी जो हल्दी, तो हल्दी पाउडर यानी वो पाउडर, साथ साथ देखते हैं इत्र और आभूषण, और क्या है आभूषण, ये सब इत्यादि, यानी और भी है इत्यादि, यानी निर्यात की वस्तु ये सब थी। बहुमूल्य रत्न, सूती वस्त्र, मसाले, सुगंधित तेल, उपटन, पाउडर, इत्र, आभूषण इत्यादि सब निर्यात की वस्तुएं जो थी। लेकिन ये वस्तु जो है विनिमय के माध्यम से ही जो है व्यापार होता था। ऐसा क्योंकि हम देखते हैं कि व्यापार व्यवसाय का उद्योग कौन करते थे, यानी इसको व्यापार व्यवसाय का उद्योग, व्यापार व्यवसाय का जो है व्यापार व्यवसाय और जो है एवं उद्योग का जो है संचालन, एवं उद्योग का संचालन कौन करता था, ये संचालन करने वाला जो था एक श्रेणी करता था, श्रेणी वर्ग जो है, श्रेणी वर्ग हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्ड्स। क्या बोलते हैं, गिल्ड्स। ये गिल्ड्स जो है श्रेणी कहते हैं, यही काम करती थी। एक मंसूर अभिलेख मिला है, और इसमें एक जो अभिलेख में क्या मिला है, इसमें मिला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पटवाई श्रेणी का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो थे रेशमी सूत बनने वाली एक समिति थी, रेशमी सूत बनने वाली, यानी रेशमी सूत जो थी बुनने वाली की एक समिति हुआ करता था, और इसी को जो पटवाई श्रेणी जो है कहा जाता है। तो रेशम बुनकरों ने भी इस समय क्या था, जितने भी रेशम बुनकरों ने जो है मंदसौर में ही जो है क्या एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रेशम जो बुनकर जितने भी थे, ये मंदसौर अभिलेख में जो है पता चलता है कि पटवाई श्रेणी यानी रेशमी सूत बनाने वाली की एक समिति हुआ करता था। रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर का जो है निर्माण कराया था। इस तरह से देखते हैं वैशाली से एक संयुक्त श्रेणी का भी चर्चा मिली है, यानी वैशाली से जो है यानी संयुक्त रूप से जो है श्रेणी की जो है कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है, यानी संयुक्त रूप से
रूप से 274 मुद्राएं संयुक्त रूप से संयुक्त वैशाली से ही जो है, यानी एक संयुक्त श्रेणी की जो है, संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं जो है प्राप्त हुई है। इस तरह से यहाँ एक और देखते हैं कि श्रेणियों की स्वायत्तता, श्रेणी यानी श्रेणी के कहने का तात्पर्य कि जो जितने भी लोग भी हुआ करते थे, क्योंकि मिर्च कटिकम में जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसमें जो है चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण है, चारुदत्त नामक जो है एक ब्राह्मण है, इन्हें जो है सार्थवाह कहा गया है, सार्थवाह कहा गया है। सार्थवाह कहा गया है, कहने का तात्पर्य सार्थ यानी वाह यानी कारवां, यानी व्यापारियों का झुंड, व्यापारियों का जो एक झुंड जो जाया करते थे उसके जो है सार्थवाह कहते थे। तो इस तरह से जो है, और इसके जो सातवां के जो जितने सब एक समिति हुआ करते थे, उस समिति को निगम कहते थे, निगम को जो है मुख्य जो हुआ करते थे उसे श्रेष्ठी कहते थे। तो इस तरह से व्यापारियों का कारवां एक साथ जो चलते थे उसे सातवां का जो है मुख्य हुआ करते थे। तो उसे जो है यानी चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण जो है सातवां उसे कहा गया। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण होकर भी जो है ये व्यापार का करते थे, व्यापार का सिलसिला, व्यापार का कार्य संचालन करते थे, इसलिए सातवां कहा गया इसे। इसमें देखते हैं कि जो है श्रेणियों की जो है स्वायत्तता प्राप्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्ति अपने आप को, क्योंकि वह अपना जो है अपनी सबकी अपनी मुहर भी हुआ करते थे। तो इस तरह से एक और हम देखते हैं कि अमरकोश से जो है लोहे के फाल की जो 5 प्रकार की जो है नाम जो है दिए गए हैं। तो इस तरह से दिखाया गया है, आप लोग नोट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कंटेंट जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए नोट करते जाएंगे। इसी पर देखते हैं कि गुप्त राजाओं ने जो है सोने चांदी तांबे के बहुत सारे से बहुसंख्यक जो है सिक्के भी चलवाए थे, यानी सोने चांदी के सिक्कों का भी जो अनुपात इस समय था गुप्त काल में, यानी सोने और चांदी का अनुपात जो है था यानी 1:6 थी इस समय। हम यहाँ देखते हैं कि जो है सामान्य लेन देन जो गुप्त काल में क्या हुआ करते थे, सामान्य रूप से जो है लेन देन जो था वो लेन देन कौड़ियों में की जाती थी, कौड़ियों में जो है की जाती थी। ये कौड़ियों का प्रचलन जो है काफी समय थी लेन देन के लिए था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने समय में एक देखते हैं कि उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, यानी उज्जैनी को भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बनाया था, क्योंकि पहला राजधानी जो था वह हमारा पाटलिपुत्र था, राजधानी यहाँ पर भी जो है बनाया था। ये हम देखते हैं कि जो है इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो है पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन में जो है अपना जो राजधानी बनाया, तो तुरंत ही देखते हैं वहाँ उसकी जो है समृद्धि जो है पाटलिपुत्र का जो है स्थान ले लिया था ये उज्जैनी। एक हम देखते हैं कि बंगाल में जो है बंगाल में ताम्रलिप्ति है जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह में से जो हम देखते हैं कि ये बंदरगाह जो था हमारा बंगाल का जो बंदरगाह है, और ये बंदरगाह हम देखते हैं कि यहीं से जो व्यापार हुआ करता था, यहीं से चाइना जाता था, चाइना श्रीलंका ये सब जितना भी है हमारा जो है श्रीलंका, यानी श्रीलंका जो है व्यापार होती थी यहाँ पर। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है फरियान भी स्वयं भी एक जहाज पर चढ़ करके जो है वो श्रीलंका गया था। यहाँ पर जो है बंगाल और जिसको ताम्रलिप्ति जो प्रमुख जो बंदरगाह था यहाँ वो चाइना और श्रीलंका, जावा यानी जावा सुमात्रा जितना भी है सभी द्वारा जो है व्यापार हुआ करता था, यानी ये सब जो व्यापार हुआ करता था ये सब। तो हमारा जो है जावा सुमात्रा ये जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया का जितना क्षेत्र है सभी बंगाल से जो है चाइना का, तिब्बत का सब इधर से जो है व्यापार हुआ करता था। यहाँ आप देखते हैं कि जो है कोसमोस जो का मानना है यही कि मालाबार तट के बंदरगाहों में भी जो है काली मिर्च जो है, ये हमारा मालाबार तट है, इसमें क्या है काली मिर्च है,
काली मिर्च जो है काफी यहाँ हुआ, क्योंकि मसाले का जो ज्यादा था यहाँ बनता ही था दक्षिण भारत में, ये मालाबार तट में। यहाँ के जितने भी बंदरगाहों से जो है काली मिर्च का जो है निर्यात किया जाता था। कोशमोश का कहना यही था। कालिदास ने भी एक बताया है कि नगरीय जो बाजार था व्यवसाय पर बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से इसका प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि कपड़े बनाने के लिए बहुत अच्छे तरह से जो है शिल्प उन्नत अवस्था में थी। कालिदास ने भी जो है बखान किया है। इनके नाटकों में भी कई प्रकार के देखते हैं कि सूती ये वस्त्रों की चर्चा की है, कई प्रकार के वस्त्रों का भी चर्चा की है, यहाँ तक कि जो है ये कालिदास ने किया। उसी तरह वारामिहिर का कहना है कि श्रीलंका से जो है चमकीले यानी मोती यानी मंगाए जाते थे, यानी श्रीलंका में मोती जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। तो इस तरह से जो है व्यापार का सिलसिला ये जारी था। हम इसके पहले देखते हैं कि जो 408 ईस्वी में जब हुनों के द्वारा जो आक्रमणकारी जो है एक एल्रिक जो थे वो रोम पर घेरा डाला, और एक बार था कि फिरौती मांग कर बैठा, यानी रोम को घेरा डाला और वहां से एक फिरौती मांग कर डाला। क्या? 3000 पाउंड गोल मिर्च और 4000 थान रेशमी वस्त्र। तो जब तक नहीं उसे मिला तब तक उसका घेरा नहीं उठाया। अंत में जो है उसे सारा चीज दिया, क्योंकि इसके पहले जो है रोम और भारत के साथ व्यापार काफी घनिष्ठ संबंध था, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे चीजें जो था रोम में वहां पर थी मौजूद। तो वहां पर जो है एल्रिक के द्वारा जो है वो अपना घेरा तब उठाया था। यानी रोम के पतन के बाद ही उसका स्थान जो है क्या हुआ? कंस्टेंटिनोपल यानी बेजेंटाइन ने जो ग्रहण किया था, जिसको कंस्टाइन महान लोगों ने जो है उसे एक शासन का बहुत ही केंद्र जो बनाया था। यहाँ हम देखते हैं कि जो है इस समय जो है भारत और रोम का व्यापारिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध उस समय हुआ था, क्योंकि बेजेंटाइन के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभिजात वर्ग, समृद्धशाली धनी वाले लोग थे, जो विलासप्रिय थे, जिनकी आवश्यकताएं थी केवल पूर्वी देशों से ही कर सकते थे। यानी रोम में जितने भी सारा जो बनते थे, यानी रोम के जितने भी सारा जो बनते थे वह पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करना, उसका जो है उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना उसके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि पूर्वी देश ही जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे, जितने भी उसके भी अभिजात वर्ग के लोग थे। तो इस तरह से वह जो है व्यापार का कार्य करते थे। तो बंगाल जो ताम्रलिप्ति से जो है ये हमारा जो व्यापार जो हुआ करता था, चाइना होती थी, श्रीलंका, साथ साथ जो है तो जावा, सुमात्रा, ये सब जितने भी थे, जावा, सुमात्रा, यानी दक्षिण पूर्व एशिया का जितने भी था, ये बंगाल यानी बंगाल का क्षेत्र से ही जो व्यापार हुआ करता था। इस तरह से इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है भृगु कच्छ, यानी जो है ये हमारा जो है क्या है, भृगु कच्छ यानी हमारा जो गुजरात का था, ये काफी प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से भी जो है ईरान की ओर और हमारा जो है रोम के साथ जो है काफी घनिष्ठ इधर था, ये ईरान के साथ, यूनान के साथ जो है व्यापार था। तो इस तरह से था। देखते हैं कि एक और है कि 550 ईस्वी तक, यानी 550 ईस्वी तक जो भारत थी, रोम वालों ने क्या चीनी लोगों से रेशम बनाने की कला सीख ली थी। यानी रोम वाला जो था वो चाइना से जो व्यापार होता था, तो ये रेशम बनाने वाली की कला जो है सीख लिया था। और इसके साथ भारत की जो मध्यस्थता जो समाप्त हो गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है रेशम मार्ग हुआ करता था, सिल्क रूट जो था, ये हमारा सिल्क रूट था। सिल्क रूट के द्वारा जो है व्यापार व्यवसाय जो है इसके पहले हुआ करता था। तो इस तरह से जब ये रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, तो वहीं पर जो है चीन जो है, रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तब चाइना जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है काफी वृद्धि हुआ। यानी रोम के पतन के बाद जो है भारत जो है चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है व्यापार का जो है काफी घनिष्ठता बढ़ गई। और 36 सदी के जो है मध्य आते आते भारत का जो है पूर्वी तट जो श्रीलंका यानी के बीच व्यापार का कह सकते हैं कि जो है व्यापार होने लगा। यानी पूर्वी तट यानी हमारा जो है जितना भी श्रीलंका का जितना भी और चाइना के साथ जो है व्यापार का घनिष्ठता बन गई। इस तरह से देखते हैं कि चीन और भारत के बीच व्यापार जो समझौता करते हैं, वस्तुओं का अदला बदली ही शायद पर आधारित हुआ होगा, क्योंकि ना तो चीन के साथ चीन के सिक्के भारत में मिले हैं, ना भारत के जो है चीन में जो है सिक्के मिले हैं।
एक कह सकते हैं अपवाद स्वरूप जो कहा जाता है कि मैसूर में एक चीनी सिक्का मिला है, मैसूर में जो है क्या है, एक चीनी सिक्का मिला है। तो इस तरह से इथोपिया से हम देखते हैं कि इथोपिया से जो है हम देखते हैं कि जो लाए जाते थे, मंगाए जाते थे इथोपिया से हाथी दांत मंगाए जाते थे। साथ साथ देखते अरब से जो मंगाए जाते थे वह घोड़े मंगाए जाते थे, क्योंकि घोड़े अच्छे नस्ल के वहाँ हुआ करते थे, तो घोड़े जो है अरब से ही मंगाए जाते थे। यहाँ देखते हैं चीन से जो है रेशम, यानी इस समय जो है रेशमी वस्त्र मंगाए जाते थे, रेशमी वस्त्र मंगाए जाते थे। तो इस तरह से जो व्यापार का सिलसिला था। कोसमोस जो कहते हैं इसके बारे में कि भारत एक महत्वपूर्ण बंदरगाहों का जिक्र भी किया है। कोसमोस जो है बहुत सारे से बंदरगाहों, प्रमुख बंदरगाहों का जिक्र किया है। भारत और चीन के व्यापार में एक श्रीलंका, यानी भारत का और ये श्रीलंका और चाइना के बीच में भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का कार्य करता था। स्वाभाविक सा था, श्रीलंका हमारा है और चाइना वहाँ है, तो ये जो है व्यापार का एक मध्यस्थता यानी बिचौलियों का कार्य करता था, ये कोसमोस महोदय कर रहा है। तो आज का जो है यही हमारा जो है अर्थव्यवस्था का था, हमारा व्यापार, उद्योग और कृषि था, जो अर्थव्यवस्था का आधार था गुप्त काल में। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर दूसरे क्लास के लिए फिर से मैं आपके साथ सामने उपस्थित हूँगा।